हेलो एंड वेलकम बैक टू AFT 24/7। आज 10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा दिन है और इसी कारण मारवा स्टूडियोज़ में काफ़ी सारे कला से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त है सुदेश वर्मा सर, जो पेशे से एक पत्रकार भी है और ऑथर भी हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। थैंक यू सर। आपकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आपने पहले जर्नलिज्म लिया, फिर आप ऑथर बने, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आप प्रैक्टिस भी करते हैं कोर्ट में। तो ये कहानी कैसी रही है और इतना चेंज? मैंने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कभी कि हमें ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। फिर आदमी स्टीरियोटाइप्ड हो जाता है। हमने लाइफ की जर्नी को जैसे जैसे आते गया, जैसे जैसे हमारा दिमाग सपोर्ट करता गया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उसमें जाकर डेप्थ में जाने की कोशिश की और अपने लाइफ को, ज़िंदगी को उसी तरह से जीने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे कि मैं कभी JNU में था, वहाँ से आया पत्रकारिता में आ गया। उसके पहले कुछ पीरियड एकेडमिक्स में भी था। अच्छा। पत्रकारिता में आया, पत्रकारिता में काफ़ी लंबा समय रहा। फिर हमें लगा कि बहुत हो गया पत्रकारिता। जो पत्रकारिता में जब आप कुछ करना चाहते हैं, एक तो है कि आप अर्न करना चाहते हैं लिविंग, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप बदलाव का पार्ट बनना चाहते हैं। तो बदलाव सबसे ज़्यादा कहाँ से हो सकता है? चेंज करके। पॉलिटिक्स इज़ द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंज। ओके। हम लोग जब स्टूडेंट थे ना, तो बोला जाता था कि व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर, you decide what your politics should be. So I was lucky that I could get a chance to come into politics. I'm in BJP. Yeah. Before that, I was news editor of Newsx television channel. Before that, I was a part of the Anna movement also. Before that, I was political advisor to the British High Commission in Delhi. Before that, I was in Statesman, Business Standard, various other organizations I worked for. जिंदगी जैसे आती गई उसको लेते गए, enjoy करते रहे. Because I want to enjoy everything I do, and I'm enjoying my phase. I wrote the book Narendra Modi, The Game Changer, which is my first actually book into something other than journalism, because as a journalist I've written thousands and thousands of articles. So sorry to interrupt, but जैसा मैंने पढ़ा कि आपने जो बुक लिखी थी वो 2013 के आसपास लिखी थी, एंड आपने उस बुक में गुजरात की कहानी बताई कि कैसे उन्होंने चेंज किया, गुजरात को कैसे डेवलप किया, एंड ऑल्सो प्रेडिक्टेड इन दैट बुक कि वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो फिर ये आइडियोलॉजी कहाँ से आई, फिर कैसे आपने देखा कि ये? देखिए, ऐसा है ना कि मैं भारतीय राजनीति पर जर्नलिज्म किया हूँ, मीडिया रिपोर्टिंग किया हूँ। आई वाज अ रिपोर्टर। तो एज अ रिपोर्टर क्या होता है, आपको डेप्थ तक जाना होता है, उसके बाद आप चीज़ों को अपने लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो वो स्किल तो हमारे पास था। मैं सारी पार्टियों को जानता था, सभी पार्टियों को कवर किया था। तो 2012 का दौर था, आपको याद होगा, अन्ना मूवमेंट, जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट जिसको आप बोल सकते हैं, जो करप्शन के खिलाफ मिडिल क्लास की लड़ाई को स्ट्रीट तक ले आया। किसके खिलाफ लाया वो इम्पोर्टेंट नहीं, बट करप्शन के खिलाफ था। तो उसके बाद एक सोच शुरू हुई कि जो एनर्जी निकला है अन्ना मूवमेंट से, इसका नेता कौन होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वगैरह सब आपस में ही लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी भी बना, और हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वही एक मुख्यमंत्री थे जो ट्राइड एंड टेस्टेड थे ऑन द इशू ऑफ डेवलपमेंट। और युवा जो है इस दरमियान का, वो विकास चाहता है। उसे नौकरी चाहिए, उसे विकास चाहिए। भारत को वो सबसे प्रबल शक्तिशाली देश देखना चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी इमर्ज किए, क्योंकि उन्होंने गुजरात में जो सॉल्यूशंस दिए थे। जब डिबेट होता था ना टेलीविज़न चैनल्स पर, जैसे मैंने बताया आज आपको कि मोदी जी कुछ और बोल रहे हैं और टेलीविज़न कैमरे पर जो आ रहा है कोई रिपोर्टर, वो गुजरात राइट की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने बुक में भी इसके बारे में तो बहुत बार मैंने उस रिपोर्टर को हटा दिया कैमरे से। अच्छा। तो तुम गलत बोल रहे हो, यू इज नॉट डूइंग जस्टिस। तो कोई विकास की बात कर रहे हो, उसकी बात करो। जब हम बात करेंगे 2002 की, तब करना तुम। और इतना बायस्ड, इतना घृणा मैंने भारतीय राजनीति में नहीं देखा था। तो मुझे लगा कि ये समय है कि मैं इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वो मूवमेंट अगर जीना है तो आपको उन किताबों में, उन साहित्यों में जाना होगा। उस समय क्या हुआ था, आज देखकर बहुत आसान लगता है। नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं था। और मैं तो ब्रिटिश हाई कमीशन में था, जब उनको बोलता था तो वो विश्वास ही नहीं करते थे। वो बोलते थे कभी नहीं बन सकते। मैं बोला आप गलतफहमी में हो, वो बन सकते हैं और बनेंगे।
और मेरे प्रेडिक्शंस पर लोगों ने बहुत, मैं 2008 में प्रेडिक्शन किया था, अच्छा। भट्टाचार्य कमीशन भी होता मोदी जी के बारे में। तो प्रेडिक्शन कोई मैं एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना हूँ, मैं भारतीय राजनीति के ट्रेंड को देखकर जो ट्रेंड है लोग कैसे सोच रहे हैं उसके बारे में लिखा। फिर मैंने किताब लिखी नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर। गेम चेंजर क्यों लिखा? गुजरात अब उस समय जाते जो चीज़ उठाते उसमें देखते कि गजब की तरक्की हुई है, और हर व्यक्ति उस समय चाहता था गुजरात में किसी भी बिजनेस को आप उठा लीजिए, अगर खेती भी आप कर रहे हैं तो वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, अगर दूध पालन का काम कर रहे हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में चले जाइए, जो भी उठाइए। तो गुजरात एक डेस्टिनेशन बन चुका था। तो मैं अपने टीम के साथ गया, वहाँ देखा, लोगों से बातचीत की, इतना इंस्पायरिंग जर्नी, और जो हम लोगों ने देखा हम लोगों ने उसको लिखा। एकदम जैसे आपको लगता है वृत्त चित्र आप देख रहे हैं, ऐसे लोगों ने मुझे बताया, आपके जैसे युवा ने जो किताबों को पढ़ा। और उसके बाद मुझे लगा यही व्यक्ति है जो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो भारत को बदलाव के रास्ते में ले जाएगा, इसकी ज़रूरत थी। और प्रेडिक्शन सही हुआ। मेरी किताब की बहुत सराहना हुई, बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑन मोदी जी। बहुत लोगों ने लिखा है मोदी जी के ऊपर, बट थैंकफुली ग्रेस ऑफ गॉड। उसके बाद क्या, क्योंकि 2014 में तो बन गए, और सब बोलने लगा कि अब क्या, अब बताइए क्या हो गया। तो हमने बोला अभी रुको थोड़ा सा, 5-10 साल रहेंगे, उसके बाद लिखने का मतलब बनता है कि कार्य का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर जब तीसरे टर्म्स के लिए बिड हो रहा था, चुनाव की तैयारी हो रही थी, तो मैंने ये किताब लिखा, गेम चेंजर इन एक्शन। गेम चेंजर नाम इनको मैंने दिया था, नरेंद्र मोदी गेम चेंजर फर्स्ट टाइम। अब तो सभी गेम चेंजर बोलते हैं। गेम चेंजर इन एक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कैसे ट्रांसफॉर्म किया, आप इस किताब को पढ़ेंगे तो किसी भी चैप्टर को उठाएंगे, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड स्टोरी, कोई फिक्शन नहीं है। और मैं चाहता था कि लोग जानें, क्योंकि बोर्डम आ जाता है, 3 बार प्रधानमंत्री कोई बनता है तो उसके खिलाफ एक बोर्डम आ जाता है, पीपल के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो चाहते हैं हर बार नया कोई क्या करेगा। आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, हर बार नई चीज़ तो आप नहीं ला सकते, इसके कारण बोर्डम हो जाती है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, देश जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जिस तरह से हम एडवांस नेशंस के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ऐसा जो सेंस ऑफ प्राइड हमारे एनआरआईज में आया, इंडियंस में आया, जब आप बाहर जाए तो महसूस होता है। ऐसा नहीं था, ये एक हकीकत है। सर, तो जैसे आपने भारतीय राजनीति को काफ़ी करीब से देखा है और आपने अभी मोदी जी का 3rd टेन्योर चल रहा है, तो आप कितने टेन्योर तक अभी नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है। देखिए ये सवाल बेमानी, इसको ध्यान में रखिए। ये सवाल बेमानी इसलिए है, आपके लिए बेमानी नहीं है, आप पूछ सकते हैं, तो लोग राजनीति से प्रेरित होकर बोलते हैं। देखिए मोदी जी हमारे और आपके हेल्थ से ज़्यादा हेल्दी है। 3-4 घंटे सोते हैं, योगा करते हैं, पूजा भी करते हैं, और ट्रैवल भी करते हैं। मैं ट्रैवल करूँ 4 घंटा फ्लाइट में भी, तो मुझे आके रेस्ट लेना पड़ेगा, कार्य नहीं कर पाते। नॉर्मली यही होता है ना, लोग कि आराम कर लेते हैं, मोदी जी नहीं करते हैं, उनका रेस्ट भी प्लेन में ही होता है, हमेशा कार्य करता है। जो व्यक्ति कभी छुट्टी नहीं लिया, देश निर्माण में ही लगा हुआ है, उस व्यक्ति के बारे में बोलना, वो क्यों प्रधानमंत्री रहेगा? जनता का जब तक साथ होगा, जनता की जब तक आस्था होगी, और मोदी में जब तक एनर्जी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ प्रधानमंत्री रहेंगे। सर, जैसे आपने बुक भी लिखी है, आप अभी एडवोकेट भी हैं, आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी जुड़े हो, तो इन सारी चीज़ों को कोप अप कैसे कर पाती है एक साथ मैनेज करना? क्योंकि अगर हम मल्टीटास्क करें तो हमारे लिए इशू हो जाता है कि सारी चीज़ों पे उस तरीके से। देखिए मेरा मानना है एथिकल होना चाहिए जर्नलिस्ट को। जैसे मान लीजिए मैं पत्रकार हूँ और मैं बीजेपी के साथ अलाइंड हूँ, तो पत्रकारिता में एक प्रश्न चिन्ह उठता है। मैंने अपने आप के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा लिया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बायोग्राफी लिख के। मैं कुछ भी बोलूँगा तो सब क्या बोलेगा, ये तो बोलेगा ही नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो जर्नलिज्म पर कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करना चाहता था। मैंने लॉ शुरू कर दिया था। लॉ बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और लॉ करके आप पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, वहाँ कोई वो प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि लॉ हम क्लाइंट के लिए लड़ते हैं। पॉलिटिक्स हमारा वोकेशन है हमारे लिए, जहाँ हम चाहते हैं कि हमारे कंट्रीब्यूशन से अगर कुछ अच्छा हो सके तो ठीक है, जहाँ थोड़ा सा गिलहरी प्रयास जिसको आप बोलते हैं, उससे तो राम से तो नहीं बना था, गिलहरी ने भी प्रयास किया था, तो हम सबका गिलहरी प्रयास है, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन जी। सर, जैसे अभी फर्स्ट में तो लिटरेचर की बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य धीरे धीरे ना लुप्त सा होते जा रहा है। जैसे यूथ आजकल किताबें पढ़ना, इन सब चीज़ों को प्रेफर नहीं करता, तो आपका इसके बारे में क्या कहना हो?
हमारा मानना है सब बहुत टेम्परेरी फेज़ है। फाइनली ज़िंदगी के जो नज़दीक जाएगा वो लिटरेचर के करीब आएगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। कितना भी आप मोबाइल में देख लीजिए एक शॉर्ट रील, वो आपको एक किताब पढ़ने का जो मज़ा आता है, अंदर से आनंदित फील करते हैं, आप एम्पावर्ड हुए, वो नहीं आता। आप किसी मूवी को भी देख लीजिए भूल जाते हैं। इसी तरह लिटरेचर है, जब आप लिटरेचर को आत्मसात करेंगे, अच्छी अच्छी कहानियों को पढ़ेंगे, तो आप ज़िंदगी के करीब आएंगे, ज़िंदगी की असलियत को जानेंगे। तो किताब और वहीं से आपकी वहीं से जर्नी शुरू होगी। यूथ को किताबों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। दो ही तरीका है ना, या तो आप उतनी ज़िंदगी जी लीजिए, या तो किताब पढ़ के उस ज़िंदगी को समझ लीजिए। उतनी ज़िंदगी तो जी नहीं पाएगा एक व्यक्ति की ज़िंदगी। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारा दिमाग विकसित होगा, और जब विकसित होगा तो नेचुरली लिटरेचर की तरफ जाएगा। और लिटरेचर का कभी अंत नहीं होना है, जर्नलिज्म का कभी अंत नहीं होना है। उसके फॉर्म चेंज होंगे, जैसे सोशल मीडिया है, लेकिन जर्नलिज्म का वैल्यू अभी भी है और रहेगा। तरीका बदल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको हमको समय देने के लिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए आप 24/7।